हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार टीचर सक्सेस चैनल में। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, पॉजिटिविटी से भरे हुए होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि आज हम लोग सी-टेट जनवरी 2022 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके EVS 2 यानी पर्यावरण अध्ययन की दूसरी क्लास लेके आ गए हैं। और इस क्लास में जैसे कि हमेशा टॉप 30 प्रश्नों के बारे में बात की जाएगी। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो जनवरी 2022 में हुआ था, 4 जनवरी 2022 में जो हुआ था हूबहू उन्हीं पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चंस के साथ हम उपस्थित हुए हैं। कम समय में ज़्यादा प्रश्नों की व्याख्या की जाएगी और इन टॉप 30 प्रश्नों में से आपका स्कोर कितना रहता है कमेंट बॉक्स में नोट डाउन करके ज़रूर बताएं और बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए तो देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे और किस प्रकार के क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं, समझने हैं और कम समय में करने हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं कि पहला है, मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं, यानी कि मगरमच्छ क्यों मारे जाते हैं? शिकारियों के द्वारा। ये जनरल सी बात हुई है। सींगों के लिए, त्वचा के लिए, दांतों के लिए और खुशबू के लिए। तो खुशबू तो उनमें ऐसी कुछ होती नहीं है खास, ठीक है। तो ये मारे जाते हैं उनकी त्वचा के लिए। उनकी त्वचा की जो है मोटी खाल होती है। तो मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा त्वचा के लिए मारे जाते हैं। बोरा चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म है, यानी कि चावल की एक किस्म का नाम बोरा है। यह मुख्य रूप से पाया जाता है असम, बिहार, उड़ीसा और तमिलनाडु। तो देखिए दूसरे का जो सही आंसर है वो असम में ये चावल पाया जाता है जिसका नाम बोरा है, यानी कि ये किस्म है उसकी। सर्दियों में दादी अक्सर निम्नलिखित के घोल से त्वचा को रूखेपन से बचाने के लिए उपयोग करती हैं। गुलाब जल और आसूत जल, गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू का रस, नींबू का रस और दूध, गुलाब जल और सिरका। तो देखिए दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू का रस। ये तीनों मिला के त्वचा पर लगाने पर जो त्वचा होती है वो मुलायम रहती है, रूखेपन से बचाव होता है। एक छोटे पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी कौन सा है? सूर्यपुंछ यानी कि जो पेड़ पौधों से लटक कर जो घोंसला बनाता है, लटका हुआ, वो कौवा, बारबेट, भारतीय रॉबिन। तो देखिए चौथा का जो सही आंसर वो पहला है, सूर्य पक्षी। और इसको किस नाम से जाना जाता है ये आप कमेंट बॉक्स में नोट डाउन करके बताएं। कौवा जो है अपना घोंसला जो है पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर बनाता है। आगे देखते हैं, ट्रेन टिकट PNR दर्शाता है, ठीक है, PNR। यात्री संख्या रिकॉर्ड, यात्री का नाम रिकॉर्ड, व्यक्तिगत नाम रिकॉर्ड और व्यक्तिगत नंबर रिकॉर्ड। देखिए ट्रेन टिकट पर जो PNR है वो दर्शाता है यात्री का नाम रिकॉर्ड। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मलयालम में माँ की बड़ी बहन को कहा जाता है, मलयालम भाषा में, वलियम्मा, अमुम्मा, थम्मा या दीद। छठे का जो सही आंसर है वो पहला हो जाएगा, वलियम्मा कहा जाता है माँ की बड़ी बहन को मलयालम में। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान केरल में है? वलसाड़, कोझिकोड, उडुपी या मालाखेड़ा। सातवें के सही आंसर की बात कर ली जाए, केरल में कोझिकोड जो है वो स्थित है। और ये किस लिए प्रसिद्ध है ये आप कमेंट बॉक्स में नोट डाउन करके बताएं। गांव का एक नाम वहां उगने वाले कई खेजड़ी पेड़ों के कारण पड़ा। इस गांव के लोग पौधों और पेड़ों और जानवरों की बहुत देखभाल करते हैं। भारत में यह गांव कहाँ है? उत्तरांचल में है, उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान में है या महाराष्ट्र में? देखिए आपको पता है कि खेजड़ी वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं और ये कितने उपयोगी हैं। तो आठवें का जो सही आंसर है वो तीसरा हो जाएगा, राजस्थान में जो है खेजड़ी वृक्ष पाए जाते हैं जो कि छायादार होते हैं और इनकी जो है तने जो होते हैं यानी कि जड़ी जो होती है बहुत अंदर तक रहती हैं, ताकि वो जल को अवशोषित करके अपना जीवन यापन कर सके। नौवां है, हाथियों के झुंड का मुखिया होता है। सबसे छोटी मादा हाथी, तो छोटी मादा हाथी मुखिया नहीं होगी। सबसे उम्र दराज मादा हाथी, सबसे बड़ा नर हाथी, सबसे छोटा नर हाथी। तो देखिए नर हाथी भी नहीं, मादा हाथी, वो भी सबसे उम्र दराज मादा हाथी जो होती है वो झुंड की मुखिया होती है, वो रास्ता दिखाती है। मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाया जाता है बेक करके, गलाने से, भूनने से या जलाने से। देखिए जो मिट्टी के बर्तन होते हैं वे बेक किए जाते हैं, पकाए जाते हैं अच्छे से। आगे देखते हैं, पौधे का वह भाग जो दांत दर्द के उपचार के लिए उपयोगी होता है। सौंफ,
लौंग, मेथी, अफीम के बीज। तो देखिए लौंग जो है, बहुत लोग आप अपने घरेलू अगर देखते होंगे तो लौंग का तेल जो है रुई में लगा के दांतों पे लगाया जाता है। ठंडक की वजह से जो होता है दर्द कुछ हद तक राहत होती है। अगला है कि गेहूं के आटे से चपाती बनाने का सही क्रम क्या होगा। आटे को गूंथ कर आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाकर लोइयों को बेल कर और आटे पर आग पर पका कर। तो देखिए ये हो गया। और देखते हैं, आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाकर आटे को गूंथ कर लोई बना लीजिए, लोइयों को बेल कर और आग पर पकाकर। यानी कि आटे की छोटी छोटी पहले लोइयां बनाएंगे, पहले गूंथेंगे तब लोइयां बनाएंगे ना, ये गलत हो गया। आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाकर लोइयों को बेल कर आटे की लोई, कितनी बार लोई बनाएंगे, आटे को गूंथ कर लोई बना लीजिए, लोई बेल कर तैयार कर लीजिए, आटे की छोटी छोटी फिर लोइयां बना लीजिए। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आटे को गूंथ कर आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाकर लोइयों को बेल कर और आग पर पकाकर। तो ये चपाती बनाने का सबसे सही क्रम है। आगे देखते हैं, नृत्य में मुख्य रूप से मुद्रा और भावनाएं डैश प्रदर्शित करती हैं। तो मुख्य रूप से नृत्य में क्या नृत्य प्रदर्शन, तो भावनाएं, आत्मविश्वास, हाथों और चेहरों की गति। देखिए इसमें सबसे सही ऑप्शन जो है 13 का, वो भावनाएं हो जाएगा कि मुख्य रूप से मुद्रा और जो भावनाएं हैं वो भावना अपने गतिविधियों के तरीके से वो भावना प्रकट कर रही हैं कि क्या वो दिखाना चाहती हैं इस सॉन्ग के माध्यम से, एक नृत्य के माध्यम से। भावना बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। भावनाएं जो बच्चे बोल और सुन नहीं सकते वे सिखाते हैं, सांकेतिक भाषा वो सीखते हैं, सांकेतिक भाषा के माध्यम से, मातृभाषा के माध्यम से, स्थानीय भाषा के माध्यम से या ब्रेल के माध्यम से। 14 का सही आंसर हो जाएगा। तो वो सांकेतिक भाषा के माध्यम से क्या करते हैं, सीखते हैं, जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन अन्य से भिन्न है। नदी, नदी, पहाड़, झील, तालाब, झरना। तो नदी, पर्वत, झील, झरना। देखिए पहाड़ दिया है, 15 का जो सही आंसर आप समझ रहे हैं, पहाड़ दिया है और यहाँ पे पर्वत दिया है। जो दूसरा है वो क्या है, भिन्न है, यानी कि अलग है। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के बाल केंद्रित प्रवृत्ति को इंगित करता है, यानी कि जो कक्षाएं हैं वो बालक के हिसाब से चले, ऐसा नहीं है कि बालक की रुचियां कुछ अलग हैं और विद्यालय में कुछ अलग पढ़ाए जा रहे हैं पाठ्यक्रम। ऑप्शन देते हैं, स्कूल में विद्यार्थियों के जीवन को स्कूल के बाहर उनके जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। हाँ, जो उदाहरण दे, ऐसा उदाहरण दे कि बच्चे जो हैं वो अपने परिवार में उस चीज़ को जानते हों, थोड़ा बहुत उनसे परिचित हों, ताकि वो उदाहरण को अच्छे तरीके से समझ पाए। रटने को हतोत्साहित कर कर, यानी कि रटने को बढ़ावा नहीं दिया गया है, ये भी सही बात है। सिखाने के लिए किताबी शिक्षा से प्रस्थान करना, यानी कि किताबी से बाहरी चीज़ों को भी क्या करना है, सिखाना है। तो ये बात भी सही है। स्कूल, घर और समुदाय के बीच स्पष्ट सीमा, स्पष्ट सीमा आप समझ रहे हैं कि स्कूल में इस प्रकार से रहना है, घर में इस प्रकार से रहना है, इस भाषा का यूज स्कूल में करना है और इस भाषा का यूज घर में करना है, जो कि गलत है। सीमाएं नहीं, बच्चों को विविध तरीके से सिखाना है, तो सीमाएं जो है वो गलत है, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा सही हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, तीसरे ऑप्शन में है, यानी कि तीसरा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन के संबंध से कौन सा कथन सत्य है। कक्षा 3 से 5 तक पर्यावरण अध्ययन एक विषय के रूप में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणा और मुद्दाओं को एकीकृत करता है। तो ये बात सही है कि पर्यावरण अध्ययन में जो है वो विज्ञान भी है, सामाजिक विज्ञान है और पर्यावरण की शिक्षा भी सम्मिलित है। तो ये बिल्कुल सही हुआ। देखते हैं इससे अच्छा अगर ऑप्शन होगा तो वो ऑप्शन सही हो जाएगा। यह विषय कक्षा 1 और 2 में है और इससे संबंधित मुद्दों और चिंताओं को भाषा और गणित के माध्यम से दिया जाता है। ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में प्रयुक्त भाषा औपचारिक है। यह एकल विषय दृष्टि नहीं, सबसे सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो पहला है। एकल दृष्टिकोण तो है नहीं, बहुदृष्टिकोण से, बहुभाषावाद से सिखाया जाता है सारे सब्जेक्ट्स को। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर। ईवीएस के कक्षा में निम्नलिखित में से किसी एक को कम किया जाना चाहिए। ठीक है, कम किया जाना चाहिए, कम किया जाना चाहिए। स्वतंत्र वाद विवाद, चित्र पठन, कथा और विवरण को। 19 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चौथा,
कि ईवीएस में कक्षा में जो है वो विवरण को जो है वो कम किया जाना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सिखाने के लिए वास्तविक चुनौती क्या है? परिभाषाएं और जानकारी है, रटकर सीखना, अवधारणाओं का विवरण है, विद्यार्थियों के लिए खुद को व्यक्त करने के अवसर है। तो सही सबसे आंसर है कि वास्तविक चुनौती ये है कि हम इस प्रकार से बच्चों को पढ़ाएं कि बच्चा क्लास में खुद को रिप्रेजेंट कर पाए, जो भी चीज़ें सिखाई गई हैं उसको बता पाए अपनी भाषा में। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही और पॉजिटिव ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से किस थीम में उपथीम शामिल है? परिवार और दोस्त, जल, कार्य और भोजन, भोजन। 21 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, परिवार और दोस्त। ठीक है, ये क्या है? एक उप थीम में शामिल है। तो आपको पता है कि उप थीम कितने हैं? 6 हैं। मैं बोल देती हूँ, आप लिख लीजिए। पहला तो परिवार और मित्र हो जाएगा, दूसरा भोजन हो जाएगा, तीसरा पानी हो जाएगा, चौथा आवास हो जाएगा, पांचवा यात्रा और छठा हो जाएगा हम चीज़ों को कैसे सीखते या करते हैं। ईवीएस में प्रामाणिक एवं सार्थक शिक्षक दिया जाता है। ये बात सही है, ऑप्शन है वर्णन द्वारा, वास्तविक संवाद द्वारा, प्रयोग की प्रक्रिया द्वारा, सही और गलत के रूप में विद्यार्थियों द्वारा दिए गए उत्तर के आकलन द्वारा। देखिए 22 को अगर आप समझेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ईवीएस में जो सार्थक शिक्षण क्या है। वर्णन हम हमेशा नहीं कर सकते, खासकर आप समझ रहे हैं ये जो है 1 to 5 के लिए है, तो आपको इन प्राथमिक स्तर पर ही बच्चों को लेकर सोचना है। तो वर्णन हम प्राथमिक स्तर पर नहीं करेंगे। वास्तविक संवाद हम सारे सब्जेक्ट में वास्तविक संवाद नहीं करवा सकते हैं। हाँ, कुछ हद तक हम जो है भ्रमण विधि करा सकते हैं, खेल विधि, सारी चीज़ें करा सकते हैं, लेकिन वास्तविक संवाद हम बच्चों के सामने नहीं रख सकते क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं। और संवाद का मतलब है नेगेटिव पक्ष को भी रखना और पॉजिटिव पक्ष को भी रखना। ठीक है, प्रयोग की प्रक्रिया करके यानी कि खुद से करके सीखना, सही और गलत के रूप में विद्यार्थियों द्वारा दिए गए उत्तर के आकलन द्वारा। तो 22 का जो सबसे सही आंसर हो जाएगा तीसरा और चौथा हो जाएगा यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यात्रा थीम के मुद्दे केवल विद्यार्थियों के लिए सार्थक हो जाते हैं यदि, यानी कि यात्रा पे बच्चे जा रहे हैं, भ्रमण भ्रमण विधि द्वारा सिखाना, तो यात्रा में कौन सी थीम जो है बच्चों को बहुत प्रभावित करेगी? तो मुद्दों के आसपास बहस आयोजित की जानी चाहिए। ठीक है, विद्यार्थियों को श्रव्य दृश्य दिखाकर यदि शिक्षकों द्वारा प्रदर्शनियों को दिखाया जाए, थीम आधारित वर्कशीट विद्यार्थियों को देकर। देखिए 23 का जो सही आंसर है उसके बारे में बात कर ली जाए तो मुद्दों के आसपास हम क्या करें? बहस, यानी कि बच्चों में वार्तालाप करवाएं। ठीक है ना, ग्रुप डिस्कशन की बात हो जाएगी। 23 का जो सही आंसर हो जाएगा वो पहला हो जाएगा। आगे देखते हैं, ईवीएस पाठ्य पुस्तक के अलावा ईवीएस सीखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा संसाधन हो सकता है? क्षेत्र भ्रमण, रेडियो, विकिपीडिया, विश्वकोश। हम कहते हैं पर्यावरण में अगर भ्रमण की बात होती है, क्षेत्र भ्रमण, ठीक है, तो उससे अच्छा ऑप्शन कोई हो नहीं सकता और क्षेत्र भ्रमण ही इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि पहला ऑप्शन। थीम से संबंधित, यानी कि थीम क्या है? जल है, से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन है भूमिका निर्वाह द्वारा, विद्यार्थियों के बीच वास्तविक वाद संवाद के द्वारा, क्षेत्र भ्रमण द्वारा, प्रदर्शन और गृह कार्य द्वारा। देखिए क्षेत्र भ्रमण है तो ये तीसरा तो होगा ही। ठीक है, तीसरा तो होगा ही। भूमिका निर्वाह, भूमिका निर्वाह यानी कि बच्चा क्या करे? खुद करके, व्यक्तिगत करके सीखे। बिल्कुल, विद्यार्थियों के बीच हम क्या करें? संवाद करवाएं। ये हो जाएगा, यानी कि पहला सी होगा इसमें, पहला, दूसरा, तीसरा। प्रदर्शन और गृह कार्य द्वारा जल थीम को पूरा नहीं किया जा सकता है। ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में शामिल है। ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक कहानियाँ और कथाएं, वास्तविक घटनाएं, यानी कि ईवीएस को तभी सीखा जा सकता है जब चीज़ें वास्तविक आपके सामने हो रही हों, प्रत्यक्ष अनुभव आप करें, बच्चों को करवाएं। तो क्योंकि वे सूचना और सीखने का एक समृद्ध स्रोत है। सही है ये भी ऑप्शन, सबसे बेस्ट ऑप्शन जो होगा उसको चूज किया जाएगा। ठीक है, वह विद्यार्थियों, शिक्षकों और समुदाय को प्रेरित करे। बिल्कुल मोटिवेटेड हो बच्चा। वह हमें उन अनुभवों को फिर से देखने का अवसर प्रदान कर सकते हैं जिससे हम परिचित हैं, यानी कि जो चीज़ें हम पहले जानते हैं वो क्या करेंगे हम
फिर से देखने का अनुभव, यानी कि हम फिर से उसको देखना चाहेंगे। वे शिक्षकों के लिए ईवीएस के शिक्षण शास्त्र को आसान बनाते हैं। बिल्कुल, जब हम वास्तविक कहानियाँ कथाएँ देखते हैं तो वो हमें जल्दी याद रहती हैं। प्रत्यक्ष विधि द्वारा करके सीखना ये ज़्यादा, लेकिन जो चीज़ आप पहले से जानते हो क्या उसको फिर से जानना पसंद करेंगे? नहीं। यानी कि तीसरे को छोड़कर पहला, दूसरा, चौथा हो जाएगा। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। आगे देखते हैं, ईवीएस के सीखने को मजबूत करने के लिए आकलन का ध्यान केंद्रित होना चाहिए। सीखने के लिए, सीखने पर, सीखने के रूप में सीखने पर, अनौपचारिक सीखने पर। देखिए, अनौपचारिक तरीके से आप सीखते हैं तो वो चीज़ें क्या हैं, वो चीज़ें हाँ लंबे समय तक रहती हैं। लेकिन आप सीखने के लिए सीखेंगे, यानी कि आप चाहते हैं कि वो चीज़ आपको आ जाए, आप इसलिए नहीं चाहते कि इससे मुझे ये फ़ायदा होगा। ठीक है, तो ये जो है बिल्कुल सही ऑप्शन, सीखने के लिए अगर आप सीखते हैं, अधिगम करते हैं तो ये बेहतर होगा। राजा एक ईवीएस शिक्षक एक आकलन उपकरण का उपयोग करते हैं, यानी कि एक शिक्षक है जिनका नाम राजा है, वो आकलन उपकरण का प्रयोग करते हैं, यानी कि बच्चों का आकलन चेक करने के लिए उपकरणों का प्रयोग करते हैं, जो विद्यार्थियों के काम के लिए लिखित और मौखिक के रूप मौखिक से दृश्य तक सभी घटकों में उपलब्धि मानदंड को स्पष्ट रूप से इंगित करता है। शिक्षक उपयोग कर रहा है रूब्रिक्स को, चेकलिस्ट, उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड, अवलोकन पर। देखिए, 28 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, रूब्रिक्स पे। ठीक है, वो उपकरण क्या है? रूब्रिक्स है। रूब्रिक्स को अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में डिटेल में बताएं, नहीं जानते हैं इसके बारे में डिटेल वीडियोस आएंगी। सब पर अधिगम क्या है और किस प्रकार के अधिगम है, कितने प्रकार के अधिगम होते हैं, तो इसमें हम चर्चाएं करेंगे। ईवीएस में आत्म आकलन, यानी कि खुद से आकलन क्या कहलाता है? सीखने के लिए आकलन, सीखने के बारे में सीखना, उपलब्धियों और सीखने के परिणाम के निर्णय के बारे में सीखना है सीखने का आकलन। 29 का अगर आप देखेंगे तो देखिए, हम सीखने के लिए आकलन करेंगे तो वो आकलन बढ़िया है। सीखने के बारे में सीखना, हम किस प्रकार से सीख सकते हैं इसके बारे में जानें और क्या क्या उपलब्धियां हमें मिलेंगी इसका निर्णय लेंगे। पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, पहला और दूसरा, तीसरा। ईवीएस का सीखना आधारित है सरल से जटिल के सिद्धांत पर, जटिल से सरल के सिद्धांत पर, वैश्विक से स्थानीय के रूप में सिद्धांत पर, अमूर्त और मूर्त के सिद्धांत पर। ठीक है, मूर्त के सिद्धांत पर। तीसरे का जो है, अब जानते हैं सरल से जटिल, पहले हम छोटी चीज़ें बताएंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, इस तरह से हम क्या करेंगे, सरल से जटिल की तरफ जाएंगे। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये थे टॉप 30 प्रश्न। आई होप आपको पसंद आए होंगे। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड। धन्यवाद।